हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, हम लोग A2L डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा माइक का इशू हो रहा था। ठीक है, मैंने 2 दिन ट्राई किया, माइक में इतनी नॉइज़ आ रही थी कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज हम देखो अभी क्या करेंगे ना, कोविड-19 से जितने भी है ना आज स्किप करेंगे। कोविड-19 से इतने रिलेटेड दोस्तों आर्टिकल आ रहे हैं ना, मतलब डेली एक से 2 आर्टिकल तो कोविड-19 के आते हैं। ठीक है, बट इससे इतर जो 1-2 आर्टिकल से सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे एक महाराष्ट्र का इलेक्शन होने वाला था। ठीक है, तो महाराष्ट्र का इलेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? महाराष्ट्र का इलेक्शन नहीं हो रहा, एक्चुअली बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या वो समझेंगे। तो एक तो महाराष्ट्र के केस के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले पढ़ेंगे, और एक MP लेड स्कीम है। तो MP लेड स्कीम है क्या, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। MP लेड स्कीम, ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी MP हैं उनको 5 करोड़ हर साल मिलते हैं अपने एरिया में खर्च करने के लिए। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। महाराष्ट्र का केस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद समय इजाज़त देता है थोड़ा सा FCI के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। और विशाखापट्टनम में दोस्तों स्टायरीन, ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये देख लेते हैं, तीसरा स्टायरीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टायरीन गैस लीक हुआ, ठीक है, लगभग 11 लोग की मौत हो गई उससे। अभी पता नहीं क्या क्या होने वाला है, बट ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कौन से गैस लीक हुई थी। ठीक है, एक महाराष्ट्र, एक MP लेड्स, एक स्टायरीन के बारे में पढ़ेंगे, और समय मिला तो FCI के बारे में थोड़ा, वैसे FCI के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, आपको पता है कि उद्धव ठाकरे वहाँ के CM बने। ठीक है, तो उन्होंने CM पद की जो ग्रहण किया था वो क्या था, 28 नवंबर 2019 को। ठीक है, CM तो बन गए वो, लेकिन ना ही तो वो दोस्तों विधान परिषद के मेंबर थे, ना ही विधानसभा के मेंबर थे। राइट, तो हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई पर्सन जो विधानसभा का भी मेंबर नहीं है और विधान परिषद का भी मेंबर नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सेंटर में क्या होता है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। कुछ कुछ स्टेट्स में 6 स्टेट हैं जहाँ पे आपका क्या है, विधान परिषद के, विधानसभा के साथ साथ क्या है, विधान परिषद है। तो अब ये आपको पॉइंट बताना है कि विधान परिषद कौन कौन से हैं। मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, 1-2 छोड़ दूंगा। बिहार, UP, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यही है। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि मैंने सही बोला है कि गलत बोला है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, विधान परिषद भी है। जैसे यहाँ पे राज्यसभा होती है, यहाँ पे विधान परिषद, ऐसे सिमिलर समझ लो कि केंद्र का राज्यसभा, यहाँ पे स्टेट का विधान परिषद है। अब महाराष्ट्र में विधान परिषद है एक्चुअली में। ठीक है, तो आप देखो, अगर इन्होंने 28 नवंबर 2019 को लिया था, तो जो डेट बढ़ रही थी वो पड़ रहा था 24 मई 2020। इस डेट तक इनको या तो विधानसभा का मेंबर बनना था या तो विधान परिषद का बनना था। ठीक है, अब विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में दोस्तों 9 सीट्स अभी भी खाली हैं जिस पे इलेक्शन होना बाकी है। एक तो पॉइंट ये हो गया। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में जो नॉमिनेशन होता है वो कैसे होता है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। मैंने पॉलिटी पढ़ाई, जो पॉलिटी के पेड ग्रुप में रहे होंगे बच्चे उनको पता होगा कि मैंने सारे एक एक करके बताया था कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। राइट, तो एक एक करके फिर से समझते हैं इसको। देखो, इसमें मैंने बताया था कि जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं, एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करती है, मान लेते 60 सीटें हैं, तो उन 60 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, 1/3 है वो तो जो विधानसभा के मेंबर होते हैं वो लोग नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली विधानसभा के मेंबर कह सकते हो आप ऐसे। ठीक है, जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, तो ये लोग, ये 1/3 ये लोग चूज करते हैं। 1/3 जो है लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय जो होता है वो चूज करता है। ठीक है, और 1/6 भाग को दोस्तों क्या करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 1/12 भाग जो है टीचरों के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और 1/12 भाग स्नातकों के द्वारा या ग्रेजुएट के द्वारा। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये 5 लोग, 5 और मतलब 5 निकाय मिलके ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली विधान परिषद के मेंबर चूज करते हैं। 1/3 कौन चूज करेगा, विधानसभा के लोग। 1/3 कौन करेगा, लोकल बॉडीज। 1/6 कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, हाँ।
उसके बाद 1/12 कौन करता है, टीचर्स करते हैं, 1/12 ग्रेजुएट करते हैं। अब इसको समझना है तो थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए अगर मैंने कहा एक 60 सीटें हैं तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, 20 सीटें। तो 20 सीटें तुम कौन कर देगा, विधानसभा के मेंबर कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या था, 1/3 लोकल बॉडीज। 1/3 का मतलब क्या हो गया, 20 क्या हुआ, लोकल बॉडीज ने इसमें चूज कर दिया। उसका तीसरा पॉइंट था, गवर्नर क्या करेगा, 1/6, मतलब गवर्नर के पास पावर है 10 लोग को क्या करने का, नॉमिनेट करने का, ठीक है। उसके बाद 1/12 टीचर्स मतलब 5, ठीक है, टीचर्स लोग 5 नॉमिनेट कर सकते हैं, स्नातक 5 नॉमिनेट कर सकते हैं, ग्रेजुएट्स, ठीक। तो ये बेसिकली है नॉमिनेट करने वाली बात। अब क्या इसमें सीट खाली थी, अब ये मुद्दा होता है कि अगर इसमें सीट खाली रहेगी तो यहाँ से उद्धव ठाकरे चले जाएंगे, नहीं तो फिर जो यहाँ पे 9 सीटें खाली है यहाँ से चले जाएंगे। तो एक ऑप्शन गवर्नर के पास होता है 171 के तहत कि जिसमें ये लोग 6 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, 10 लोग को नॉमिनेट कर सकता है। तो इसमें दोस्तों 2 सीटें खाली हैं, लेकिन इसमें भी एक पेच है। रूल्स ये कहता है, जो हमारे संविधान में लिखा गया बेसिकली, कि अगर कोई भी मेंबर इस्तीफा देके चला जाता, जो 2 सीटें खाली हुई इस्तीफा दिया उस पर्सन ने, तो अगर उसका कार्यकाल अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, मतलब जो उसका टाइम पीरियड था कार्यकाल पूर्ण होने से 1 वर्ष से पहले ही अगर वो इस्तीफा देता है, 1 साल पूरा होने से पहले इस्तीफा देता है, तब तो गवर्नर इसको नॉमिनेट कर सकता है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर इसने अपना कार्यकाल मान लेते 6 साल का था इसका, ठीक है, विधान परिषद का मान लेते कार्यकाल 6 साल था, उसने 5 साल 3 महीने गुजार लिए थे, तो लगभग उसके 7-9 महीने बचे थे, राइट। उस टाइम पे इस्तीफा दे दिया, एक तो कंडीशन ये हो सकता है। एक तो ये भी हो सकता है कि उसने हो सकता है 4 साल या 4 साल या 4.5 साल बाद ही क्या दिया, इस्तीफा दे दिया। तो दोनों में क्या, एक कंडीशन ऐसा जब 4 साल बाद इस्तीफा दिया उसने तो उसके पास 2 साल बचे थे। एक कंडीशन ऐसा है कि जब उसने 5 साल के बाद इस्तीफा दिया, मतलब 5 साल 3 महीने के बाद दिया तो उसके पास 9 महीने बचे थे। तो जब 9 महीने रहेंगे तब उसको गवर्नर नॉमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, उस पर इलेक्शन नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अगर, ठीक है, गवर्नर तो अपॉइंट कर सकता है, लेकिन उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद ही, मान लेते इसमें से किसी को चूज किया गया हो, राइट, अगर उसमें से किसी ने रिजाइन दे दिया तो उसका इलेक्शन नहीं होगा। अगर 1 साल बता रह जाता तो इस पर इलेक्शन होता, लेकिन 1 साल से कम रहेगा तो इस पर इलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 सीटें तो बची हुई हैं, ठीक है, 2 सीटें बची है विधान परिषद की, लेकिन इस पर इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनका कार्यकाल कितना बचा था, उनका कार्यकाल 9 महीने के आसपास मान लेते बचा था, या 1 साल से कम बचा था, बेसिकली ये याद रखिए, ठीक है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि अगर इसमें से कोई भी इस्तीफा देता है, ठीक है, अगर उसका कार्यकाल 1 साल से कम का रह गया, मतलब अगर मान लेते आपको 5 साल जॉब करनी थी, आपने 4 साल से पहले ही रिजाइन दे दिया, तब तो आप पे कोई आपकी जगह किसी को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन आपने 4 साल 8 महीने जॉब कर लिए, 4 महीने रह गया तो 4 महीने आपके यहाँ आपकी जगह कोई अपॉइंट नहीं होगा, 4 साल 4 महीने बाद ही अपॉइंट होगा। तो ये रास्ता जो है दोस्तों 2 सीट वाला, जो 2 सीट खाली विधान परिषद में, ये बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर उनको विधान परिषद चूज करके आना होता तो यहाँ से चूज करके आ जाते हैं। अब उनका मुद्दा क्या था उद्धव ठाकरे का, कि 6 महीने के अंदर उनको किसी न किसी विधानसभा, चाहे विधानसभा या विधान परिषद, इन दोनों में से किसी एक का मेंबर बनना अनिवार्य है, ठीक है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, लोकसभा राज्यसभा की, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, चाहे सीएम चाहे प्राइम मिनिस्टर, या फिर इनको कोई मंत्री बनना हो तब भी मंत्री बना देंगे, तब भी उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी दोनों सदनों से किसी एक का, ठीक है। अगर जहाँ पे विधान परिषद है तो आप विधान परिषद की, अगर आपने एक बड़ा कंट्रोवर्सी देखा होगा, प्रेम कुमार धूमल, ठीक है, जो बीजेपी के नेता हैं, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, ठीक है, और वो आपका विधानसभा के इलेक्शन में मतलब हार गए बेसिकली, ठीक है, एमएलए नहीं बन पाए। तो आपने देखा होगा कि उनको जो है मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। उसका रीजन क्या था, विधानसभा तो है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा तो है, लेकिन विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद बस जो 6 राज्यों में लिखा है तो उसी 6 राज्यों में है, राइट, ठीक है। जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में वो भी नहीं रहेगा, ठीक। तो बेसिकली अब देखो आप यहाँ पे, ठीक है, विधान परिषद हिमाचल प्रदेश में था ही नहीं। तो अब यहाँ पे जब प्रेम कुमार धूमल हार गए तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि अगर आप 6 महीने के लिए उनको मुख्यमंत्री बना दोगे, लेकिन 6 महीने बाद फिर क्या करोगे आप, ठीक है। अब आप कहोगे फिर से उनको अपनी सरकार गिरा के फिर से बना दो। तो ऐसा एक केस हो चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 164 कहता है कि कोई भी मुख्यमंत्री बनता है या मेंबर बनता है तो वो 6 महीने तक ही बना रह सकता है, 6 महीने के बाद नहीं रह सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ चले जाओगे, राइट, जो कि असंवैधानिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उद्धव ठाकरे ये काम भी नहीं कर सकते कि अब इस्तीफा दे दे, इस्तीफा देने के बाद फिर से
अपना वोटिंग करा लें कि सर हम बहुमत में हैं, हमारी सरकार बना दीजिए, तो 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर 24 मई से पहले इलेक्शन नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, फिर हमारे जो संवैधानिक ढांचा है उसके खिलाफ चला जाएगा सारी चीज़ें। अब आपको क्या क्या तरीके बचते हैं जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला तरीका दोस्तों ये हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा दें, राइट। तो इमरजेंसी लगाने का क्या क्या प्रेसिडेंट रूल, जिसको 356 कहते हो आप, ठीक है। 356 कब लगता है? अब 356 लगता है जब वहाँ पे संवैधानिक ढांचा कुछ गड़बड़ हुआ हो या आपने कुछ अनैतिक किया जो आपने अपने संविधान की रक्षा करने में विफल हुए। बट यहाँ पे तो महामारी की वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं ना। आप ये सोचिए, अगर अब हो क्या रहा है कि जो 9 सीटें खाली हैं, अगर इसको आप चाहते हो कि इलेक्शन कोविड-19 टाइम पे इसमें इलेक्शन करना खतरनाक है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पास चॉइस है कि यहाँ पे इलेक्शन कराए चाहे ना कराए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इसमें से 9 सीटों में इलेक्शन कराएंगे, ठीक है। तो उसमें से आप इलेक्शन लड़ के आपका जो भी डिसीजन आप यहाँ से ले सकते हो, बेसिकली ये कहा इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अगर मान लेते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन के अलावा क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, तो पहला तो ये था दोस्तों कि आप 356 के तहत क्या करो, 356 के तहत ये कह दो कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो आप, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लगा लो 356 के अंतर्गत, और ये कह दो कि महामारी फैली है, लेकिन ये महामारी के लिए हमारे प्रावधान नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने कहा लिखा था, इसमें ये नहीं लिखा है कि अगर आपके यहाँ महामारी फैल जाए तो आप गवर्नर रूल लगा सकते हो या प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो। 172 में भी लिखा हुआ है, 172 में 172 क्लॉज 1 है आर्टिकल हमारे संविधान का, उसमें ये लिखा हुआ है कि देश मतलब अगर ऐसे कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होती तो आप उसमें क्या कर सकते हो, स्टेट इमरजेंसी, किसी एक स्टेट में इमरजेंसी लगा सकते हो आप। लेकिन स्टेट में इमरजेंसी तब लगा सकते हो जब कोई खतरा हो हमारे उस स्टेट को या कुछ देश को, राइट। मतलब हमारे मान लेते हैं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में हमारे कोई थ्रेट्स का खतरा हो, राइट, आतंकवाद का खतरा हो, एक इंटरनल अशांति का खतरा हो, इस बेसिस पे हम उस पर इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन एक महामारी के लिए इमरजेंसी लगाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो अगर हम 24 मई तक अगर सीएम पद का उम्मीदवार को अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनाते हैं तो संवैधानिक विफलता हो जाएगी, राइट। और हम इमरजेंसी भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा ये महामारी का खतरा है, न कि हमारा कोई अशांति, आंतरिक अशांति भी नहीं है, बाह्य युद्ध भी नहीं है या युद्ध की आशंका भी नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा थ्रेट्स भी नहीं है कि हम इमरजेंसी लगा पाएँ। तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है कि भैया ये 9 सीट है उस पर इलेक्शन करा दो, नहीं तो हमारा संवैधानिक विफलता हो जाएगी। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने इसमें स्टेप लेते हुए कहा है कि क्या करेंगे, लोग इलेक्शन कराएंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। विधान परिषद कौन कौन से राज्यों में, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोई मेंबर अगर बन जाता है विधानसभा विधान परिषद का या मंत्री बन जाता है तो 6 मंथ के पहले आपको इसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे विधानसभा की चाहे विधान परिषद की। विधान परिषद जहाँ जहाँ वहाँ विधान परिषद रहेगा, जहाँ जहाँ बस वनली विधानसभा है वहाँ विधानसभा ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉलिटी में सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो इतने मैं डिटेल इसलिए बता दी कि एटलीस्ट आपको चीज़ें ये समझ में आ जाए, ठीक। अब एमपी लेट्स स्कीम की बात करते हैं। एमपी लेट्स क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एरिया डेवलपमेंट स्कीम है बेसिकली। एफसीआई के बारे में वैसे हमने तो बहुत आर्टिकल डिस्कस किया दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल से डिस्कस करते हैं, उसमें भी स्टाइरलिन गैस की थोड़ी सी बात करेंगे। 1984 में भोपाल गैस त्रैसदी भी हुई थी, 1984 में भोपाल गैस लीक हुआ था। एमपी लेट्स स्कीम पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इस एमपी लेट्स का मतलब क्या है ये याद रखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। अब होता क्या है इसकी स्कीम के तहत, तो बेसिकली क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 2 साल तक इस स्कीम में हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है। अब 2 साल का मतलब क्या हो गया, 10 करोड़, हर एमपी को 10 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। अब ऐसे ही अगर आप 700 से ऊपर हमारे एमपी है तो अगर आप 700 कुछ है, मान लेते हैं 700 में ले लेता हूँ, ठीक है, या 800 के आसपास ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि कम लेना सही नहीं है, ज़्यादा दिखाना सही है। अब 800 एमपी है, 10 करोड़ मिलने थे, तो 800 का मतलब क्या हो गया, 8000 करोड़ रुपए। ये सरकार को बची है किसके लिए, कोविड-19 या बाकी कामों के लिए। तो 8000 करोड़ बहुत पैसे होते हैं, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत स्कीम में क्या है कि हर साल जितने MP हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जितने सदस्य चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा के, उनको हम क्या करेंगे 5 करोड़ रुपए देंगे, हर साल देंगे उनको खर्च करने के लिए। जितने भी जो MP हैं हमारे, उनको हम क्या करेंगे 5 करोड़ रुपए देंगे अपने एरिया में खर्च करने के लिए। सपोज करिए नरेंद्र मोदी बनारस के क्या हैं, बनारस से वो MP हैं, ठीक है, तो उनको हर साल मिलता होगा 5 करोड़ रुपए कि बनारस के एरिया में जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ कमियां हैं वहाँ पे खर्च करें। अगर कहीं पानी की समस्या है तो वहाँ पानी की समस्याओं को दूर कराएं, कहीं हैंडपंप नहीं है तो वहाँ पे अपने उस पैसे से हैंडपंप लगवाएं, कहीं सड़क खराब है या नाले हैं बह रहे हैं वैसे तो उसको ठीक कराएं। ये सारा काम किससे करेंगे, इस फंड से करेंगे, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट कर रही हो तो चलेगा ही चलेगा। आप इस स्कीम्स में जहाँ के आप मंत्री हैं, जिस एरिया के आप क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, जिस अपने संसदीय क्षेत्र से, उस अपने संसदीय क्षेत्र में आपको डेवलपमेंट कराना है। बेसिकली पर्पज ये होता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा डेवलपमेंट कराने के लिए इनको क्या मिलता है, हर साल 5 करोड़ का फंड मिलता है। 5 करोड़ का फंड मिलता है और ये इसमें क्या होती है, बहुत धांधली होती है, बहुत धांधली होती है, धूमधाम से धांधली होती है। और आप देखेंगे इसमें कोई नए काम नहीं किए जाते हैं। जैसे स्कूल है, ठीक है, अब स्कूल की मरम्मत करानी है तो उसमें स्कूल की पेंटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। और उसमें बेसिकली होता है क्या है कि पैसा उतना दिखा दिया जाता है जैसे कि लगता है कि पूरा नया का नया ही उन्होंने क्या किया, स्कूल को फिर से पेंट, मतलब नया पूरी चीज़ें नई की हैं, बेसिकली ऐसा लगता है। लेकिन नया जैसा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें, बस पेंटिंग वगैरह थोड़ा सा करा कर ठीक करा दिया जाता है, मरम्मत कर दी जाती है उसकी, और खर्चे इतने दिखा दिए जाते हैं जैसे लगता है कि क्या है पूरा स्कूल नया बना हुआ हो, ठीक है। आपने एक नई बिल्डिंग बनाई, इतने खर्चे दिखा दिए जाते हैं। और ये टेंडर किसको मिलता है, टेंडर जो MP होते हैं, या तो कोई उनका रिलेटिव होता है, कोई तो जानने वाला होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें एक चीज़ कही जाती है कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें राइटर ने दोस्तों ये कहा था कि भैया ये जो 2 साल के लिए बैन लगाना है, परमानेंटली बैन लगा दो, इसको परमानेंटली बैन कर दो, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें करप्शन के अलावा कुछ होता नहीं है। इससे अच्छा कोई और स्कीम चला दो जिससे कि लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके, यहाँ पे क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा है। कोई टेंडर दो तो उसका रिलेटिव होता है, ऐसे कई केस आ भी चुके हैं, राइट, कई केसेस आ भी चुके हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपना वर्डिक्ट भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने दोस्तों ये भी पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें ध्यान नहीं रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है स्कीम एटलीस्ट डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी रिपोर्ट क्या होती है ये लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मतलब इस MP ने कहाँ खर्चा किए उसको सारी डिटेल और उसकी जवाबदेहिता नहीं बनती है, ठीक है। तो ये जवाबदेहिता होनी चाहिए, कहाँ आपने पैसे खर्च किए, क्यों किए, क्या पर्पस था, कैसे किया, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे कि ये जो टैक्स पेयर का पैसा है, राइट, गलत जगह ना हो या गलत लोग उपयोग ना करें, करप्शन लोग ना करें। इसमें बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें कही जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टायरीन गैस की। देखो स्टायरीन गैस दोस्तों लीक हुआ, ठीक है, विशाखापट्टनम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब स्टायरीन गैस लीक कैसे हो गया, आपके दिमाग में ये हो रहा होगा। देखो करीब 1.5 महीने से दोस्तों सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी, ठीक है, 1.5 महीने से सारी फैक्ट्रियाँ बंद थी और उसको 1 दिन 2 दिन पहले दोस्तों उसको खोला गया। अब खोलते वक्त ये कहा जा रहा है कि जो लेबर था, ठीक है, जो लेबर का यूज़ किया गया दोस्तों वो प्रशिक्षित नहीं थे, मतलब प्रशिक्षण रीजन से जिस चीज़ के लिए वो काम करते उनको उस चीज़ के ज्ञान नहीं थे, इस वजह से क्या हुआ, गैस लीक हो गया। और इनकी अथॉरिटी का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं था, हमारे जो प्रशिक्षित लेबर थे, ट्रेंड जो लेबर थे, उन्होंने ये सारा काम किया था, बट गलती से लीक हो गया क्योंकि बहुत दिनों से वो बंद था। तो रायपुर में भी कई केस मिले, मतलब कई जगहों पे ऐसे केस मिले सुनने को, पर सबसे ज़्यादा स्टायरीन गैस का ये है क्योंकि लोग अचेत होकर सड़कों पे गिरने लगे, इस गैस की वजह से लोग गिरने लगे हैं, राइट, बेसुध होकर गिरने लगे रोडों पे। और सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए दोस्तों इसमें बच्चे परेशान हुए, राइट। तो ये कई चीज़, इसमें एक चीज़ कही जाए, देखो ये तो गैस स्टायरीन गैस का लीक है, ये भोपाल त्रासदी जो हुआ था 1984 में उसकी याद दिला देता है हमें, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, अगर ऐसे चीज़ें हो जाए तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, ठीक है। तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि आप क्या एक्शन लोगे अगर ऐसा आपके साथ होता है तो देखिए बेसिकली आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दोस्तों कि इसमें जो है दोस्तों एक तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो लोग अफेक्टेड हुए हैं इससे, ठीक है, जो लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, जिन पे इफेक्ट पड़ा है इसका, उनका एक तो इलाज अच्छी जगह से किया जाए, एक अच्छे से इलाज किया जाए। क्यों? क्योंकि देखो इस गैस की वजह से दोस्तों कई बीमारियां हो सकती हैं। पहला कैंसर हो सकता है, दूसरा, ठीक है, दूसरा इनको आइज की प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा सुनाई देना इनको कम हो सकता है, सुनाई कम देगा, हियरिंग इशू हो सकता है, आइज़ की प्रॉब्लम कम ज़्यादा हो सकती है इनकी, ठीक है, तो आइज़ में क्या होगी, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, इनके दिखना कम हो जाएगा,
राइट, कैंसर के खतरे ज़्यादा हो जाएंगे, और भी भयानक बीमारियां हो सकती हैं, इनके आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इनके आने वाली पीढ़ी की या बच्चों के लिए दिक्कत हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इस गैस से जो प्रभावित हुए हैं दोस्तों, वो बच्चे हुए हैं। जो नए बच्चे पैदा होंगे उनसे जो इफेक्टेड है, अगर कुछ भी रहेगी कमी उसमें, तो उनके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। तो एक चीज़ कही जाती है कि देखो, इसको गवर्नमेंट को एक तो सीरियसली लेना चाहिए। हम करते क्या, जब कोई त्रासदी हो जाती है तब उसको हम सीरियसली लेते हैं और उसको अगली बार से ना हो उसके लिए सोचना चालू करते हैं, जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें पहले सोचना चाहिए, राइट। एक तो अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया लगा रहे हो तो कोशिश जनरली आप देखो, इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ना दूर होता है, इसीलिए कि अगर कुछ ऐसा हो, मतलब जहाँ पे बस्ती या घनी बस्ती ना हो, कोशिश होती है गवर्नमेंट की वो उसको दूर लगाया जाए कि ऐसी घटनाओं से हम क्या करें, बचें। लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं, इनके स्टाफ होते हैं, उनको तो बहुत दूर तो नहीं रह सकते ना, तो उनके लिए क्वार्टर वगैरह सब आसपास ही होता है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप ये सुझाव दे सकते हो, देखो एक तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि जिनको गैस त्रासदी होगी, अब आगे से ना हो इसके लिए हमें जांच बैठानी चाहिए, ठीक है। पूरा इसका पूरा का पूरा खाका तैयार होना चाहिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे और कहाँ कमी रहेगी, कहाँ चूक होगी, और अगली बार से कहीं भी ऐसा सिचुएशन ना हो, इसके लिए हमें सिक्योरिटी करनी पड़ेगी एक तो, ठीक है, ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे, ठीक है। ढीला रवैया नहीं अपनाना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जो लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं उनके लिए एक तो इलाज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये भी इंश्योर होना चाहिए कि उनके आने वाली पीढ़ी के लिए कोई दिक्कत ना हो, राइट, और कैंसर जैसी भयावह बीमारियां, आई की प्रॉब्लम या ऐसी इश्यूज ना हो, राइट। तो ये सारे मुद्दे आपको दोस्तों इसमें बोलने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता आता है कि भोपाल गैस त्रासदी या फिर आपका स्टाइरिन गैस, ठीक है, विशाखापट्टनम में जो हुआ अभी, तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसके बारे में जरूर दोस्तों कमेंट करें, ठीक है। इसको मतलब बेसिकली आपको डिस्कस करें जरूर ये, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसमें ठीक है, विशाखापट्टनम वाला हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, और किसी दिन हम समय निकालते हैं ना, तो एक मेरे दिमाग में दोस्तों एक आर्टिकल है, काफ़ी डिस्प्यूटेड रहता है हमेशा, केरला वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, सॉरी केरला कह रहा हूँ, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। कावेरी जो वाटर डिस्प्यूट है 4 राज्यों का है बेसिकली, हम तमिलनाडु और कर्नाटक के नाम से जानते हैं, बट आप उसमें देखेंगे तो कर्नाटक भी जाता है, तमिलनाडु आता है, पुदुचेरी जो हमारा यूटी है वो आता है, और केरला भी इसमें पार्टिसिपेंट है। लेकिन लड़ाई किसकी किसकी बीच चलती है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। हम इसकी पूरी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे एक बार, ठीक है। तो उसको हम चालू करेंगे 1880 के आसपास से जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, राइट। तो 1880 से इसको स्टार्ट करेंगे और पूरा तो आज 2020 तक क्या हालत है उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि क्या कहाँ से ये सारा डिस्प्यूट चालू हुआ, ठीक है, कि 1890 में क्या हुआ, 1892 में क्या हुआ, अंग्रेजों के टाइम से डिस्प्यूट चलता आ रहा है। फिर 1924 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने डिवाइड कर दिया था कि भैया तुम इतना यूज़ करो, तुम इतना यूज़ करो, तुम इतना यूज़ करो। फिर वो मानते रहे, अंग्रेजों के टाइम पे तो वैसे भी हमारा राज नहीं चलता था, ठीक है। तो मैसूर हुआ करता था, राइट, तो त्रावणकोर, मैसूर, मद्रास हुआ करता था प्रोविंस, तो वो ठीक है, उसको एक अलग तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, कल का अगर समय मिलता है तो हम कल उसको रखते हैं, और कल कावेरी के बारे में पूरा डिस्प्यूट पढ़ ही लेते हैं कि वो एक ही जगह पढ़ेंगे, पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, दोबारा कहीं डाउट रहे ना, क्योंकि कावेरी डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, टाइमलाइन में रहता है, लाइक इंटरव्यू वगैरह में कई बार हमसे पूछ जाते हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम कल संडे के दिन उसको डिस्कस करते हैं आराम से, ठीक है। तो उसको अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।